एडुविस्टा क्लासेज के वर्चुअल क्लासरूम में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग को पता है कि अपना देश एक बहुत बड़ा पैंडेमिक कोविड-19 से अभी कोविड-19 के चपेट में है अभी, जिसके वजह से हम लोग को ऑफलाइन का जो क्लास है वो थोड़ा सा अभी उसको लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसके वजह से हम लोग को ऑनलाइन पे आना पड़ रहा है। तो घर पे रहें और सुरक्षित रहें। जैसा कि और हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो होगा ऑप्टिक्स। क्लास में तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि जैसे कुछ बैच में चैप्टर जो था आगे निकल चुका था और कुछ में अभी पीछे था, जिसके वजह से हम एक नया इंडिपेंडेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है तुम्हारा ऑप्टिक्स। ठीक है, जैसा भी है कि क्लासरूम में हम लोग पहले भी बताए हैं कि अपना जो फिजिक्स का जो 11th 12th या फिर जेई नीट का जो टॉपिक है उसमें अपना जितना भी टॉपिक है, जैसे हम लोग डिस्कशन किए थे, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं 2 मिनट में पीछे क्या हुआ था। जैसे जो भी हम लोग का जो टॉपिक है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, चाहे वो तुम्हारा 12th बोर्ड के लिए रहे या फिर नीट के लिए रहे या फिर जेई के लिए रहे, ठीक है ना। इसमें जो तुम्हारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 बुक था, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में जैसा कि हम बताए थे कि मतलब जितना भी फिजिक्स का जो भी टॉपिक है सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। जैसे आज हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हम तुम लोग को मतलब रिलेट करके दिखाते हैं कि कैसे पार्ट 1 से ऑप्टिक्स जो है तुम्हारा पार्ट 2 का टॉपिक है, पार्ट 2 का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना। आज हम लोग दिखाएंगे कैसे पार्ट 1 से ये रिलेटेड है। जैसे पार्ट 1 का जो हम लोग का जो सफ़र स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ठीक है। पार्ट 1 में जो हम लोग का सफ़र स्टार्ट हुआ था फिजिक्स का वो था तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे रेस्ट चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? रेस्ट चार्ज के बारे में। फिर हुआ क्या था कि ये जो तुम्हारा रेस्ट चार्ज था ना, ये मूव करना शुरू कर गया था, ठीक है। ये जो तुम्हारा रेस्ट चार्ज है ये क्या हुआ था, फिर मूव करना शुरू कर गया था कोई भी जो कंडक्टर था उसमें। तब जाकर के ये जो तुम्हारा जब चार्ज मूव करना शुरू कर लेता है तो यही तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म ले लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट। और फिर एक साइंटिस्ट आए थे ऑर्स्टड, 10th क्लास में तुम लोग पढ़े हुए होंगे। ये जो तुम्हारे ऑर्स्टड थे ये बताए थे कि जब कोई वायर से जब कोई चार्ज मूव करता है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। जिसके वजह से ये जो वायर है तुम्हारा मैग्नेट के जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पहले समझना, हम लोग का क्रम क्या रहा। जैसे शुरू में चार्ज के बारे में पढ़ें, फिर उसके बाद चार्ज नहीं रेस्ट चार्ज, उसके बाद जो ये तुम्हारा चार्ज था ये मूव करना शुरू कर गया, और जैसे ही ये चार्ज तुम्हारा मूव करना शुरू कर गया ना तो ये फिर करंट का फॉर्म ले लिया। और यही जो तुम्हारा था आगे चल के थोड़ा सा स्टडी और आगे बढ़ा तो यही जो तुम्हारा जब कोई चार्ज किसी कंडक्टर से मूव करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके वजह से अब हम लोग करंट तो पढ़ लिए, करंट के बाद फिर हम लोग मैग्नेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें। तो चैप्टर 1 और 2 में हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़े, जिसको कंबाइंड रूप से हम नाम दिए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। फिर जब आगे बढ़े तो करंट मूव करना शुरू किया था, चार्ज मूव करना शुरू किया था और उस चार्ज को हम लोग नाम दे दिए थे करंट, ठीक है। फिर ये करंट जब आगे बढ़ा, स्टडी थोड़ा और आगे बढ़ा तो पता चला कि जब कोई वायर से जब कोई चार्ज मूव करता है तो वो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसके बाद हम लोग के पास मैग्नेट का कॉन्सेप्ट आ गया। यानी अगर देखा जाए कि मैग्नेट के पीछे का कॉन्सेप्ट कौन है तो इसके पीछे का भी वही कॉन्सेप्ट है, कौन? तुम्हारा मूविंग चार्ज। यानी मूविंग चार्ज तुम्हारा 2 चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, करंट और मैग्नेट दोनों के लिए। फिर क्या हुआ देखो, हम लोग पढ़े क्या, हम लोग करंट भी पढ़ लिए और मैग्नेट भी पढ़ लिए। तो फिर हम लोग का जो लास्ट टॉपिक था पार्ट 1 बुक का वो था तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद हम लोग अपना जो एनसीईआरटी बुक है उसके पार्ट 2 में इंटर करते हैं, ठीक है ना। और ये पार्ट 2 का जो पहला टॉपिक है वो है तुम्हारा ऑप्टिक्स, ठीक है ना। जो पहला टॉपिक है वो क्या है, ऑप्टिक्स। और ये जो ऑप्टिक्स है कहीं अलग से नहीं आया है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है, ठीक है ना। ये जो तुम्हारा ऑप्टिक्स है कहीं अलग से नहीं आया है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही क्या है, एक पार्ट है। कैसे पार्ट है, जैसे देख लो सब चीज रिलेटेड है कि नहीं। जैसे यहाँ से देखो रेस चार्ज, फिर वो वाला चार्ज मूव करना शुरू किया, करंट बन गया, ये तुम्हारा थोड़ा सा और स्टडी आगे बढ़ा तो फ्री मैग्नेट का रूप ले लिया, ठीक है। और ये जब तुम्हारा मैग्नेट और इलेक्ट्रो मतलब करेंट और मैग्नेट दोनों को जब कंबाइन करके हम लोग पढ़े तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब कॉन्सेप्ट आया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अभी हम यहाँ पे पूरा मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे तुम्हारा जो ऑप्टिक्स में जो लाइट वगैरह है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। यानी अगर सीधा हम लोग बोले ये तो ऑप्टिक्स तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही निकल के आया है, मतलब इसका ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, ऑप्टिक्स है। अब वो कैसे है ये हम लोग समझते हैं ऑप्टिक्स पे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा अब ऑप्टिक्स के बारे में समझते हैं। ये जो तुम्हारा ऑप्टिक्स है ये मतलब अच्छा वेटेज रखता है, चाहे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो या फिर नीट हो या फिर जेईई हो, ठीक है ना। तो अब हम लोग बहुत डिटेल अध्ययन करेंगे, इसका स्टडी करेंगे, किसका, ऑप्टिक्स का। तो ये जो तुम्हारा ऑप्टिक्स है, अगर इसको हम एक वर्ड में बोलना चाहें कि अगर ऑप्टिक्स है क्या, तो ऑप्टिक्स कुछ नहीं है। ऑप्टिक्स तुम्हारा है स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स क्या है पहले समझते हैं फिर लिखा देंगे हम, ठीक है ना। ऑप्टिक्स क्या है, स्टडी ऑफ लाइट। अब स्टडी ऑफ लाइट तो है, लेकिन लाइट में किस पार्ट का मतलब हम लोग स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स में। तो लाइट में देखो मतलब ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइट किस प्रकार का अपना बिहेवियर रखता है, मतलब ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि लाइट जो है किस प्रकार का बिहेवियर रखता है, लाइट का प्रॉपर्टी क्या है। लाइट अगर कोई लाइट से बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट भी चलता है तो वो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा किस तरह से वर्क करता है, उसका वर्किंग फंक्शन क्या है, ये सब हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ऑप्टिक्स है क्या, तो स्टडी ऑफ लाइट है। सीधा सीधी बोले तो ऑप्टिक्स क्या है, स्टडी ऑफ लाइट। और स्टडी ऑफ लाइट में भी ऑप्टिक्स क्या है, मतलब लाइट के किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो लाइट के बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ लाइट। मतलब ऑप्टिक्स में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। उसके बाद क्या करेंगे कि मतलब बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट जो है ना जो लाइट से मतलब चलता है, मतलब बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसमें लाइट का यूज करते हैं। जैसे हम लोग का टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जितना भी इंस्ट्रूमेंट है ना, ये सब में लाइट का यूज होता है। और लाइट का जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ना उसी का यूज होगा, ठीक है ना। तो यानी सीधा बात हम ये बोले तो जो जितना भी तुम्हारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उस सब में लाइट का यूज होता है, ठीक है ना। तो लाइट है क्या, तो लाइट को अगर एक वर्ड में बोलना रहा तब हम बोलेंगे कि स्टडी ऑफ, मतलब ऑप्टिक्स क्या है, तो ऑप्टिक्स क्या है, स्टडी ऑफ लाइट है। लाइट के अंतर्गत मतलब ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो बिहेवियर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा स्टडी ऑफ लाइट है उसको अगर ऑप्टिक्स को समझना है तो सबसे पहले स्टडी ऑफ लाइट है, तो सबसे पहले हम लोग को लाइट को समझना पड़ेगा कि आखिर लाइट आया कहाँ से, ठीक है। तो लाइट को अगर बहुत अच्छे ढंग से समझना है ना तो हम लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा, जैसा कि हम अभी बताएं कि ये तुम्हारा पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना। तो लाइट को हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है लाइट, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा जो है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको समझना पड़ेगा पहले कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या, यही से तुम्हारा लाइट का कॉन्सेप्ट निकल के आया। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तुम्हारा क्या है कि जितना भी तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी जितना भी तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसको उसके फ्रीक्वेंसी को, किसको, उसके फ्रीक्वेंसी को और उसके वेवलेंथ को, जितना भी तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसके फ्रीक्वेंसी को और उसके वेवलेंथ का एक ऑर्डर अरेंज किया गया है, ऑर्डर अरेंज किया गया है। ठीक है, जितना भी तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक ऑर्डर अरेंज किया गया है, और वो तुम्हारा जो ऑर्डर है ना, उसके अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, ये जो तुम्हारा ऑर्डर अरेंज किया गया है उसी ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अनुसार जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है, 7 पार्ट में। जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर देखना चाहें तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो वेव है, जिसको हम लोग बांटे हैं, मतलब 7 पार्ट में बोले ना कैटेगराइज किया गया है, तो उसमें सबसे पहला जो है तुम्हारा, उसको बोलते हैं हम लोग गामा रेज। फिर उसके बाद जो आता है वो है तुम्हारा एक्सरे। ठीक है ना, गामा रे के बाद क्या आता है तुम्हारा, एक्सरे। उसके बाद आता है तुम्हारा अल्ट्रा वायलेट रे। उसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट रे। उसके बाद आता है हम लोग का विजिबल रे। उसके बाद आता है इंफ्रारेड। उसके बाद आता है माइक्रोवेव। और सबसे लास्ट में जो वेव है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो वेव। अब देखना समझना, जितना भी तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उस सब के फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया गया है। जैसे मान लो यहाँ का अगर फ्रीक्वेंसी ए है और यहाँ का फ्रीक्वेंसी अगर बी है, तो अगर ए से बी तक के वेव का हम बात करें ना, तो वो तुम्हारा गामा रे होगा। समझ रहे बात को, अगर ए से बी फ्रीक्वेंसी तक का बात करें तो वो होगा तुम्हारा कौन सा रे, गामा रे। उसी प्रकार मतलब जितना भी रे है ना, तो उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फिक्स है। क्लियर है बात, जितना भी तुम्हारा रे है उस सबके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है, फिक्स है। तो चूंकि हम लोग को अभी तो चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उतना पढ़ना नहीं है, ये सब बात को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हम लोग को ऑप्टिक्स पढ़ना है, तो हम लोग बस उतना ही चीज़ से मतलब रखते हैं जो ऑप्टिक्स से रिलेट करे बात को। ठीक है, तो हम लोग का जो ये विजिबल रे है ना, इसमें तुम्हारा इसका जो वेवलेंथ होगा, जो विजुअल रे है, ये जो तुम्हारा विजुअल रे है उसका वेवलेंथ होता है तुम्हारा 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम तक। ठीक है, जो तुम्हारा विजुअल रे है उसका वेवलेंथ कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम तक। अब देखो ये विजुअल रे के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, तो समझना बात को, लाइट का जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है ना, ये सबसे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को लाइट को अगर हम लोग को पढ़ना है ना, तो वो तुम्हारा विजिबल रे है। देखो हम लोग के यहाँ मतलब सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग के पास आता है, ठीक है ना, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी चीज़ को विजिबल बनाता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी चीज़ को विजिबल बनाता है, वो है तुम्हारा 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम तक का जो वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा ना, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ही हम लोग किसी भी बॉडी को देख पाते हैं। ठीक है, अगर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो तुम्हारा वेवलेंथ है 3900 एंगस्ट्रम से कम गया या फिर 7800 एंगस्ट्रम से
ज़्यादा हो गया तब हम किसी भी बॉडी को देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि विजिबल रे करता क्या है। तो विजिबल रे क्या करता है ना कि जब विजिबल रे हम लोग के आइज पे पड़ता है, आँख पे पड़ता है, तो होता क्या है ना कि ये जो तुम्हारा जो विजिबल रे है वो किसी भी बॉडी को देखने का सेंसिटिविटी जनरेट करता है। कौन? विजिबल रे। ये जो तुम्हारा विजिबल रे है जैसे ही हम लोग के आँख पे पड़ता है, किसी भी बॉडी पे पड़ने के बाद उस बॉडी से जो रे हम लोग के आँख तक पहुँचता है ना, तो फिर क्या करता है ना कि वो हम लोग के आँख में एक सेंसिटिविटी जनरेट करता है, जिसके वजह से हम लोग किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग के काम का क्या चीज़ है, तो हम लोग के काम का चीज़ है बस ये विजिबल रे, ठीक है। यानी कहने का मतलब वैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच का है ना, वही हम लोग के काम का है, और बाकी सब ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। और ये तुम्हारा लाइट भी क्या है, तो लाइट भी तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पार्ट है, ठीक है। लेकिन उसका वेवलेंथ कितना है, 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम तक, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे गामा रे का कहाँ यूज होता है, एक्सरे का कहाँ यूज होता है, अल्ट्रावायलेट, ये सब मतलब कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कौन सा चीज़ यूज होता है उसको देख लेते हैं। जैसे ये गामा रे है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा कैंसर का जो मेडिसिन होता है ना उसमें यूज किया जाता है। तो ये जो तुम्हारा गामा रे होता है ये तुम्हारा यूज होता है फॉर मेकिंग मेडिसिन ऑफ कैंसर वायरस। यानी जो कैंसर का जो तुम्हारा वायरस होता है ना उसको मारने के लिए जो मेडिसिन बनाया जाता है ना उसमें एक इसका गामा रे का यूज होता है, ठीक है। जब हम एक्सरे का बात करेंगे तो एक्सरे यूज होता है किसी भी बॉडी के अंदर के पार्ट को देखने के लिए। जैसे किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ होगा तो एक्सरे करवाए होगे, तो एक्सरे के थ्रू क्या किया जाता है कि जो तुम्हारा बोन है, अंदर का जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हुआ कि नहीं ये पता लगाने के लिए। तो हड्डी तो मतलब बॉडी के बाहर नहीं ना है, हड्डी जो है तुम्हारा बॉडी के तो अंदर है ना, या फिर किसी भी बॉडी के अंदर का जो पार्ट होता है ना उसको देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सरे का। तो इसका यूज करते हैं हम लोग, यूज फॉर वाचिंग इंटरनल पार्ट ऑफ ए बॉडी। जो तुम्हारा अल्ट्रावायलेट रे है इसका कहाँ पे यूज है, तो देखो इसका अल्ट्रावायलेट रे है ना, ये इसको हम लोग का जो स्किन होता है ना ये ऑब्जर्व करता है। जैसे सन से जो लाइट आता है, जैसे ओजोन परत का नाम सुने होगे, ओजोन जो लेयर है वो करता क्या है, जितना भी अल्ट्रावायलेट रे होता है ना उसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा करता क्या है, और ओजोन जो लेयर है वो हम लोग को तो इसी से बचाता है ना अल्ट्रावायलेट रे से। होता क्या है कि ये जो अल्ट्रावायलेट रे होता है हम लोग के लिए बहुत सा हार्मफुल होता है। जैसे ये हम लोग का जो बॉडी है, जैसे ही ये तुम्हारा अल्ट्रावायलेट रे को ऑब्जर्व करेगा अगर, ठीक है ना, तो होता क्या है कि स्किन कैंसर जैसा डिजीज का मतलब हो जाने का खतरा होता है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा अल्ट्रावायलेट रे है ये तुम्हारा हम लोग के स्किन इसको ऑब्जर्व करता है, मतलब लेता है। और क्या करता है कि ये जो तुम्हारा होता है इसका यूज हम लोग जैसे ईंधन के रूप में भी करते हैं अल्ट्रावायलेट रे का। तो खैर उतना हम लोग को इतना वहाँ पे अभी देखना नहीं है, ठीक है ना। हम लोग को मेन पढ़ना है विजिबल रे के बारे में। तो विजिबल रे के बारे में तो बता ही दिए कि जैसे हम लोग कोई भी बॉडी को देख पाते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तुम्हारा विजिबल रे, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा इंफ्रारेड रे। तो ये तुम्हारा इंफ्रारेड रे का क्या मतलब यूज है, तो ये तुम्हारा इंफ्रारेड रे क्या करता है ना कि जैसे सन हो गया तुम्हारा, स्टार हो गया तुम्हारा, तो इसके थ्रू जो तुम्हारा हीट जो हम लोग को महसूस होता है वो किसके वजह से महसूस होता है, इंफ्रारेड की वजह से। मतलब कोई भी जो गर्मी फील हो रहा है, तुम लोग को बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रहा है, वो किसके वजह से फील होगा, इंफ्रारेड की वजह से। क्लियर है। फिर आता है तुम्हारा माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का तो बहुत सारा यूज है आजकल का, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है किसका, माइक्रोवेव का, ठीक है ना। जैसे जो रडार हो गया तुम्हारा, सैटेलाइट हो गया, ठीक है ना, जो रडार हो गया, सैटेलाइट वगैरह हो गया, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम का जो भी मैटर है वो सब देखने का काम कौन करता है, तुम्हारा माइक्रोवेव करता है, ठीक है। ये तुम्हारा जो रेडियो वेव होता है इसके वजह से हम लोग
कोई भी रेडियो का जो ब्रॉडकास्टिंग होता है उसको सुन पाते हैं, या फिर जो तुम्हारा टेलीविज़न का जो ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है ना उसको सुन पाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जितना भी तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको हम लोग मतलब 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और उसी का एक पार्ट है तुम्हारा कौन सा, विजिबल रे। और यही जो तुम्हारा विजिबल रे है ना, इसी को हम लोग लाइट बोलते हैं। समझ में आया? यही जो तुम्हारा विजिबल रे है इसी को हम लोग क्या करते हैं, लाइट है। देखो ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जैसे दे देगा तुमको 4 ऑप्शन दे देगा, गामा रे दे देगा, एक्सरे दे देगा, अल्ट्रा वायलेट रे दे देगा, विजिबल रे दे देगा, मतलब कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, और पूछेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है। तो हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए ना। तो देखो याद रखना कि जैसे ये है तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखो याद करना कि जैसे हम जो क्रम बनाए हैं गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट, विजुअल, ये सब, ठीक है ना। तो देखो जैसे ही गामा रे है तुम्हारा, तो गामा रे से हो करके अगर तुम रेडियो वेव के तरफ अगर आगे बढ़ोगे तो होता क्या है ना कि इस क्रम में बढ़ने में वेवलेंथ तुम्हारा इंक्रीज करता है। समझे बात को? हम क्या बोले कि जैसे ही तुम गामा रे से लेकर के अगर रेडियो वेव के तरफ बढ़ोगे ना, तो होगा क्या कि तुम्हारा वेवलेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वेवलेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है बात? फिर क्या होता है तुम्हारा कि जैसे ही तुम्हारा गामा रे से अगर तुम रेडियो वेव के तरफ बढ़ोगे तो जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होगा, जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होगा वो डिक्रीज करेगा। वो क्या होता है तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिक्रीज करता है। इतना बात क्लियर है? जैसे ये गामा रे है, अगर हम तुम लोग से ये पूछे कि गामा रे और विजिबल रे में किसका तुम्हारा वेवलेंथ ज़्यादा होगा, किसका होगा, विजिबल रे का। क्यों? क्योंकि देखो गामा रे है तो गामा रे से जैसे जैसे हम उस साइड में आगे बढ़ेंगे ना रेडियो वेव के तरफ, तो तुम्हारा वेवलेंथ इंक्रीज करता है। तो देखो तो गामा रे यहीं पे है ना, और तुम्हारा विजुअल रे यहाँ पे है, तो इधर आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो जैसे ही आगे बढ़ोगे तो वेवलेंथ क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और यहाँ से रेडियो वेव का पूछेगा कि मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है, रेडियो वेव का, जिसके वजह से टेलीविजन जो तुम्हारा रेडियो है, ये सब जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना, उसका जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी इसका सबसे कम होता है। इतना बात क्लियर है? जैसे वेवलेंथ गामा रे से रेडियो वेव के तरफ बढ़ने पे क्या होता है, इंक्रीज करता है, और फ्रीक्वेंसी तुम्हारा डिक्रीज होता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे अगर वेवलेंथ इंक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज क्यों किया, ठीक है ना। तो इसका रीजन समझना। जैसे हम लोग एक छोटा सा पॉइंट याद रखोगे, जैसे तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे ना, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाएगा कि जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, उसका जो तुम्हारा स्पीड होगा, ठीक है ना, वो लाइट की स्पीड के बराबर होता है। जितना भी तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा उसका स्पीड लाइट के स्पीड के क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे ये सब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है ना, अरे सब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है, तो सबका स्पीड लाइट की स्पीड के ही बराबर होगा ना। क्लियर है? और स्पीड ऑफ लाइट, जो तुम्हारा लाइट के स्पीड का अगर हम बात करें तो वो होता है तुम्हारा c, इसको c से डिनोट किया जाता है। किस चीज़ से किया जाता है, c से। और इसका वैल्यू होता है तुम्हारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है? अब समझना बात को। जैसे हम बोले क्या कि गामा रे है, गामा रे से रेडियो वेव के तरफ बढ़ने पे उसका वेवलेंथ क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। तो मान लो कि जैसे, और ये तुम्हारा जो पढ़े होगे एक फार्मूला जब वेव पढ़े होगे तो, कि v बराबर होता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इंटू क्या होता है, वेवलेंथ होता है। यानी किसी भी चीज़ का अगर वेलोसिटी का बात करोगे तो यानी वेव के वेलोसिटी का बात करोगे जनरली, तो वेव के वेलोसिटी होता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। क्लियर है बात? अब देखो ये तुम्हारा है वेलोसिटी, और जब हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए डिफाइन करेंगे तो ये जो तुम्हारा वेलोसिटी है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा c में। किस चीज़ में हो जाएगा कन्वर्ट, c में। तो ये तुम्हारा हो गया c,
मतलब c क्या, स्पीड ऑफ लाइट, क्या, स्पीड ऑफ लाइट। तो हम लोग लिख सकते हैं c इंटू एफ इंटू लेमडा। अब देखो हम क्या बोले कि जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा। तो देखो ये जो तुम्हारा c है इसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो तुम्हारा c है उसका वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो चेंज नहीं ना होगा, तो जब ये चेंज नहीं होगा तो इसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। और जब ये कांस्टेंट हो गया तो अगर हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इसमें अगर रिलेशन निकालना चाहें तो जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा वेवलेंथ का। क्लियर है इतना बात। ये जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ये तुम्हारा ऐसे चला जाएगा c अपॉन लेमडा हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं ना कि f इक्वल टू c अपॉन लेमडा, c इधर है लेमडा नीचे आ गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो गया, c अपॉन लेमडा। तो यहाँ से हम फिर से डिनोट कर सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई लेमडा के, क्योंकि c तो कांस्टेंट है ना, तो वो तो मतलब उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है वो लेमडा पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बताओ कि अगर हम लेमडा को अगर इंक्रीज करें तो लेमडा नीचे में है ना, और नीचे वाला को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इसका ओवरऑल का मान घटता है, ठीक है। तो अगर ये बताओ अगर हम लेमडा इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा ना। अगर लेमडा इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा। तो वही देखो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, जो तुम्हारा गामा रे है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है ना। जो तुम्हारा गामा रे है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो जो तुम्हारा गामा रे है उसका फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग सबसे ज़्यादा करेंगे तो, या फिर अगर वेवलेंथ का बात करें तो गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम है। तो यहाँ पे अगर हम मिनिमम वैल्यू रखेंगे, ये वाला वैल्यू अगर हम लोग मिनिमम रखेंगे तो जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी वो मैक्सिमम की तरफ नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे अगर हम सबसे छोटा वैल्यू रखेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा, क्योंकि ये होता है ना कि अगर नीचे का वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो ऊपर का मान क्या होगा, पूरा ओवरऑल का मान घटेगा। नीचे का अगर वैल्यू बढ़ाओगे तो इसका घटेगा, इसको अगर घटाओगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो 1/10 का वैल्यू 0.1, ठीक है ना। 1/100 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.01। देखो तो नीचे का वैल्यू बढ़ाया तो ये वैल्यू घट गया ना, इसका मतलब कि नीचे का वैल्यू बढ़ाने पे ऊपर का वैल्यू घटता है, और इसका वैल्यू बढ़ाने पे इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो देखो ये वाला जो तुम्हारा है, ये जो इक्वेशन निकल के आया, इसके थ्रू तो हम लोग पता कर सकते हैं ना कि अगर कोई चीज़ का वेवलेंथ अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिक्रीज करेगा। तो देखो ये सब बात में प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ याद रह जाएगा तुमको। प्रॉब्लम ये होगा ना कि आखिर इसका क्रम कैसे याद रखें हम लोग, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये होगा कि जैसे गामा रे है, एक्सरे है, अल्ट्रा वायलेट है, तो जैसे हमको तो याद है तो हम लिख दिए, अब तुम लोग को याद होना चाहिए ना, ठीक है। तो देखो ये जो तुम्हारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम है उसको याद करने का हम एक तरीका बताते हैं, ठीक है। उसको याद रखना एक छोटा सा ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है ना। सुनना, पहले मेरे बात को सुनना। जैसे मान लो कि दो लड़का है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एक है साहिल और दूसरा है अनमोल, ठीक है ना। XUV गाड़ी सुने हो, XUV गाड़ी सब लोग सुने होंगे। तो XUV गाड़ी जो है उसका रेंज है मान लो, इसका रेंज है मान लो 30 लाख। कितना है, यानी अगर किसी को 30 लाख रुपया है तो वो XUV गाड़ी ले सकता है। क्लियर है बात। अब देखो ये जो तुम्हारा साहिल है ना, ये साहिल जो है इसके पास मान लो है 50 लाख रुपया, ठीक है। इसके पास कितना है, 50 लाख रुपया। और ये जो तुम्हारा अनमोल है इसके पास जो तुम्हारा है ये है तुम्हारा 10 लाख रुपया। अब हम बोलेंगे कि जाओ अनमोल गाड़ी लेकर के आओ, XUV खरीद के लाओ, ला पाएगा नहीं ना, सुन रहा होगा अनमोल, ठीक है ना। ये जो तुम्हारा 10 लाख रुपया है इससे अनमोल लेके आ क्या आएगा, नहीं ला सकता है। साहिल को बोलेंगे तो जा करके ला सकता है। तो देखो ट्रिक कुछ है नहीं। अगर हम बोले कि ये जो तुम्हारा XUV गाड़ी है, अच्छा अगर हम पूछें कि साहिल को हम क्या लाने बोले, क्या लाने बोले, हम गाड़ी लाने बोले, क्या लाने बोले, गाड़ी लाने बोले। सुनना बात को, साहिल को हम क्या लाने बोले, गाड़ी लाने बोले ना। कौन सा गाड़ी, XUV। लेकर के आया, अरे लेकर के आया था, लेकर के आया था ना। क्यों लेकर के आया, क्योंकि जो गाड़ी था उसके रेंज में था, ठीक है ना। तो बस तुम लोग का यही ट्रिक है, गाड़ी XUV इन
अगर हम उसको बोलेंगे साहिल को कि तुम्हारे रेंज में है, तो क्या बोलेगा कि हाँ इन माई रेंज। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा ट्रिक हो गया कि गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। ठीक है ना। अब देखो ये तुम्हारा ट्रिक बन के आ गया। अब इसके थ्रू तुम लोग क्या कर सकते हो, पूरा याद कर सकते हो। जैसे तुम्हारा पूछेंगे कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मतलब याद है, तो बस कुछ नहीं, बस इसको नहीं याद रखना, इसको याद रखो, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। क्या बोलोगे, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। अब देखो कितना आसान हो गया। गाड़ी से क्या, जी है ना, ए भी है, तो गा से क्या बोलोगे, गामा रे ना, क्या बोलोगे, गामा रे। ठीक है, एक्स से समझ ही रहे होगे, एक्स रे, एक्स से क्या हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा ना, और यू से क्या हो जाएगा तुम्हारा, अल्ट्रा वायलेट रे। क्लियर है ना, यू से क्या हो गया, अल्ट्रा वायलेट रे। ये तुम्हारा वी है, इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा विजिबल रे। ठीक है ना, यही हम लोग के काम का चीज है, याद रखना है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, विजिबल रे। इन से क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड रे। इन से क्या हो जाएगा तुम्हारा, इंफ्रारेड रे। माई से माइक्रोवेव, और आर से रेडियो वेव। बताओ याद हो गया कि नहीं, क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा ट्रिक है, बस गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। क्लियर है, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। ठीक है ना, तो ये था तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है, एक बार हट जाते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लो जल्दी। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे हम लोग का स्टार्ट हुआ था ऑप्टिक्स से, तो ऑप्टिक्स क्या था, स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, ऑप्टिक्स क्या था, स्टडी ऑफ लाइट। पूछे कि स्टडी लाइट में भी हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो बिहेवियर ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, मतलब लाइट से रिलेटेड जितना भी चीज़ है ना, सबके बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ऑप्टिक्स में ये जो वर्ड आया ना लाइट, इसी को समझना है हम लोग को। तो इसको समझने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला टॉपिक में जाएंगे, और वहाँ से हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझेंगे। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ लो कि वैसा मतलब सीरीज है ना, मतलब ऑर्डर है, जिसमें हम लोग जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर को सजाते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्या होगा, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, जो भी है मतलब दिखा हुआ है, सब चीज़ लिखा हुआ है। इसको याद करने का तरीका भी बता दिए। इधर से उधर जाओगे वेवलेंथ घटेगा, और फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ इधर से गामा रे से रेडियो वेव की तरफ जाने पे वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और फ्रीक्वेंसी क्या करेगा तुम्हारा, क्यों वेवलेंथ इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, वो हम यहाँ पे समझा दिए पूरा। ठीक है, ये वाला जो तुम्हारा पूरा सीरीज है कैसे याद होगा, उसके लिए ट्रिक भी दे दिए तुम लोग। ट्रिक कुछ नहीं है, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। ठीक है ना, समझ लो करोड़पति आदमी है। ठीक है ना, तो जो तुम्हारा एक्सयूवी गाड़ी है रेंज में है। ठीक है ना, बस यही वाला बात रटते रहो, यही याद हो जाएगा तुम्हारा। सबका यूज भी बता दिया कि गामा रे का कहाँ पे यूज है, एक्सरे का कहाँ पे यूज है, अल्ट्रा वायलेट का कहाँ पे यूज है। हम लोग के यूज का चीज़ क्या है, विजिबल रे। बस इसको याद रखो कि जो तुम्हारा विजिबल रे है उसका कहाँ से कहाँ तक वेवलेंथ होता है, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम में। अलग अलग बुक के साथ ये वेरी भी करता है, कहीं पे तुम्हारा 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रम तक भी मिलेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए वो सब कोई मैटर नहीं है, एग्जाम वगैरह में उतना पूछता नहीं है। लेकिन ओवरऑल मतलब छोटा सा आइडिया रख सकते हो कि 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रम तक। क्लियर है सारा बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये जो तुम्हारा विजिबल रे है ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं अलग करके हम। ठीक है, यहाँ तक जिसका भी होगा स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, और आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हम लोग इतना चीज पढ़ने के पीछे मेन रीजन क्या था कि हम लोग लाइट को अच्छे ढंग से समझ पाएं। तो अगर हम लाइट के बारे में बात करेंगे तो ये था तुम्हारा यहाँ पे विजिबल रे था। ठीक है, इसका कितना से कितना था, 4000 से 8000 एंगस्ट्रम। और यही जो तुम्हारा विजिबल रे है ना, यही तुम्हारा लाइट है। ये जो तुम्हारा विजिबल रे है यही क्या है, तुम्हारा लाइट है। और समझना बात को, ये जो तुम्हारा विजिबल रे होता है ना,
इसका अगर हम लोग वेवलेंथ का बात करें तो इसका वेवलेंथ होता है तुम्हारा इतना से लेकर के यहां तक, ठीक है। ये तुम्हारा विजिबल रे है ना, इसके अंतर्गत देखो 7 कलर आता है पूरा, और वो कलर क्या होता है तुम्हारा विबग्योर। वो कलर कौन होता है तुम्हारा विबग्योर। जैसे बी से समझ रहे होगे, वायलेट 9th में पढ़े होगे। इसको ऐसे लिखने के पीछे भी रीजन है। जैसे वायलेट से अगर तुम रेड की तरफ जाओगे ना तो तुम्हारा वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। वेवलेंथ क्या करेगा तुम्हारा इंक्रीज करेगा। यानी अगर वायलेट से रेड की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, और अगर तुम ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। खैर ये सब आगे का डिस्कशन है। अभी हम लोग समझते हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट तो समझ में आ गया हो ना कि विजिबल रे है। विजिबल रे क्या है? विजिबल रे तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। समझना बात को, यहाँ इसी से निकाले हैं ना इसको हम। तो बस बोलेंगे कि लाइट क्या है, तो लाइट तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसका एक पार्ट है। तो चलते हैं हम लोग लाइट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि लाइट आखिर है क्या। जैसे अगर हम लोग डिफाइन करेंगे कि लाइट क्या है, तो लाइट के बारे में बोलेंगे कि लाइट इज ए पार्ट ऑफ किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके वजह से हम लोग कर क्या सकते हैं, तो ये जो तुम्हारा जो लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, वो क्या करता है? दैट हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। समझे क्या बोले हम कि लाइट तुम्हारा क्या है? तो देखो इसको 2 पार्ट में हम तोड़ दिए। कोई भी डिफिनेशन देखो, कभी भी रटने के पीछे मत भागना। उसको 3-4 वर्ड जो उसका इंपॉर्टेंट होता है ना, उसमें उसको तोड़ दो और फिर उसको खुद से अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो लाइट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़े ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ही इसको बाहर निकाले थे। तो बस बोल दिए कि लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसके बाद ही क्या करता है, तो हम बताए थे ना कि विजिबल रे जा करके जैसे ही तुम्हारे आइज पे पड़ता है तो ये एक सेंसिटिविटी जनरेट करता है, जिसके वजह से हम लोग कोई भी बॉडी को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा लाइट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब स्पेक्ट्रम का क्या है? एक पार्ट है जो हम लोग को किसी भी बॉडी को हेल्प करने में क्या करता है? मतलब मदद करता है। क्लियर है बात? अब देखो ये जो तुम्हारा लाइट है ना, अभी तो हम लोग बात ऑप्टिक्स का कर रहे हैं। ऑप्टिक्स का आगे चल के पढ़ोगे कि इसका 2 पार्ट होता है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। धीरे धीरे हम लोग वहां तक भी पहुंचेंगे। वहां तक का जो सफर है बहुत खतरनाक सफर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे ना कि आखिर जो लाइट है उसका मतलब कैसा बिहेवियर है। बहुत सारा साइंटिस्ट है वो बोला कि मतलब लाइट में पार्टिकल नेचर होता है। बहुत सारा साइंटिस्ट ये है बोला कि नहीं, लाइट जो है तुम्हारा वेव के जैसा बिहेव करता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग लाइट के बारे में जितना भी हिस्ट्री है, जितना भी तुम्हारा कंट्राडिक्शन है, सब चीज़ देखेंगे लाइट के बारे में, ठीक है ना। और उसको समझने के लिए हम लोग लाइट से रिलेटेड जितना भी थ्योरी तब से लेकर के आज तक जितना भी थ्योरी है ना, सबके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाकर के हम लोग लाइट के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे सब चीज़ को। क्लियर है ना बात? ठीक है। तो लाइट को और अच्छे से समझने के लिए कि इसका वेव नेचर है कि पार्टिकल नेचर है, इसको समझने के लिए हम लोग लाइट से रिलेटेड जितना भी थ्योरी तब से लेकर के आज तक आया है ना, वो सबको समझते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग शुरू करते हैं कौन कौन सा थियोरी है, सब चीज़ को समझते चलना है। यहीं से कॉन्सेप्ट बनेगा तुम लोग का, ठीक है ना। तो अच्छा से जितना भी थियोरी है ना सबको अच्छे से समझना, और जितना भी कॉन्सेप्ट बनेगा सब यहीं से बनेगा तुम्हारा। देखो जैसे हम लोग थियोरी रिलेटेड टू लाइट,
अभी देख लो, हम लोग जो चैप्टर को है ना पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम मतलब क्या कर सकते थे, ऑप्टिक्स को बस 2 पार्ट में तोड़ते, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करके पढ़ाना शुरू कर सकते थे, लेकिन पूरे डिटेल में ले चलेंगे कि हर स्टेप में कैसे कैसे लाइट बना, कैसे रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट आया, कैसे वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट आया, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसको समझने के लिए हम लोग लाइट से रिलेटेड जितना भी थ्योरी आज तक आया है ना, वो सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रिलेटेड थ्योरी जो लाइट से रिलेटेड आया है ना, वो है तुम्हारा कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है ना, सबसे पहला थ्योरी लाइट से रिलेटेड जो आया था वो क्या था तुम्हारा, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ये सबसे पहला थ्योरी था। ठीक है ना, उसके बाद जो तुम्हारा थ्योरी आया था वो आया था तुम्हारा वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट। उसके बाद जो तुम्हारा थ्योरी आया था वो आया था तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उसके बाद जो तुम्हारा थ्योरी आया था वो आया था तुम्हारा क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। आज हम लोग क्या करेंगे ना कि लाइट का पूरा सर्जरी करेंगे, कहाँ से क्या आया है ना, सब चीज़ इसको चीर फाड़ के देख लेंगे आज। क्लियर है ना। तो देखो, जैसे ये तुम्हारा थ्योरी रिलेटेड टू लाइट का अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला था तुम्हारा कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। उसके बाद जो तुम्हारा आया था वो था तुम्हारा वेव थ्योरी ऑफ लाइट, फिर था तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और फिर आया था तुम्हारा क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो सबसे पहला हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है तुम्हारा कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। थ्योरी ऑफ लाइट। सबसे पहले इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, और लिखने वाला काम लिखने के लिए चिंता नहीं करना। जो भी नोट्स वगैरह होगा वो सब हम व्हाट्सएप पे कर देंगे, या फिर जो वीडियो होगा उसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे नोट्स। ठीक है, तो अभी बस कहानी के जैसा सुनो, जैसे समझ लो कि रामायण महाभारत चल रहा है, बस अच्छे इंटरेस्टिंग कहानी के जैसा सुनो और बस याद करने का कोशिश करो। ठीक है, जैसे कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ ये जो लाइट था ना, ये बहुत खतरनाक साइंटिस्ट दिए थे जिनका नाम सब लोग जानते होंगे। इनका कद इतना बड़ा है कि इनके बारे में बोल भी नहीं सकते हैं कि इनको पहचानते हो कि नहीं। ठीक है ना, ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ जो लाइट था ये दिए थे न्यूटन्स। कौन दिए थे? आइजक न्यूटन। ठीक है ना, कब दिए थे? तो ये दिए थे तुम्हारा 1675 में। कब दिए थे? देखना ईस्वी भी मायने रखता है, तब तुमको पता चलेगा ना कि थोड़ा सा छोटा छोटा बात का मतलब डिस्कवर होने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है ना, तो देखना कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ जो लाइट था वो कौन दिए थे तुम्हारा? आइजक न्यूटन। कब दिए थे? 1675 में। ये बोले क्या थे कि जो बात बोले हैं ना कि यहाँ पे हम लिखते चलते हैं, ये सबसे पहला बात ये बोले थे ना कि जो तुम्हारा लाइट है ना, अच्छा लुमिनस बॉडी समझते हो? लुमिनस बॉडी तुम्हारा वो बॉडी होता है ना जिससे लाइट निकलता है। ठीक है ना, यानी वैसा बॉडी जिसका खुद का लाइट होता है। जैसे तुम्हारा बल्ब हो गया, खुद का लाइट दे रहा है, सन हो गया, खुद का लाइट दे रहा है। ठीक है ना, तो इस सब बॉडी को जो बोलते हैं ना उसको बोलते हैं क्या तुम्हारा? लुमिनस बॉडी बोलते हैं। तो आइजक न्यूटन का सबसे पहला स्टेटमेंट था कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ये जो तुम्हारा कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट था, पहले इस जमाने में 1675 में, अब उतना ज़्यादा साइंस तो डेवलप किया नहीं था, तो ये आइजक न्यूटन क्या किए थे ना कि एक बुक लिखे थे। याद करना, बुक भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो बुक लिखे थे ना उसका नाम था तुम्हारा ऑप्टिक्स। देखना, ये मत समझना कि स्पेलिंग गलत लिखे हम, यही स्पेलिंग था। ठीक है ना, OPTICKS। ये बुक लिखे थे ऑप्टिक्स, और इस ऑप्टिक्स में ही तुम्हारा ये जो तुम्हारा थ्योरी है ना कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, इसका जिक्र था। और इसके अनुसार ये बोले क्या थे? तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था आइजक न्यूटन साहब का? सबसे पहला स्टेटमेंट ये बोले थे ना कि जितना भी तुम्हारा लाइट जो है, जो लुमिनस बॉडी से इमिट होता है,
यानी लाइट इमिटेड फ्रॉम लुमिनस बॉडी, लुमिनस बॉडी इज ए फॉर्म ऑफ, मतलब इज ए फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल, या फिर मेड ऑफ लिख सकते हो। मतलब ये है ना, सीधा सीधी बात ये समझो ना कि इनका बोलने का मतलब ही था ना कि कोई भी लुमिनस बॉडी, अब लाइट निकलेगा तो लुमिनस बॉडी से ही निकलेगा ना, तो बोले क्या थे कि कोई भी लुमिनस बॉडी से अगर कोई लाइट इमिट कर रहा है ना, निकल रहा है ना, तो वो जो तुम्हारा लाइट होता है ना, बहुत छोटा छोटा सा पार्टिकल से मिलकर बना है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से। और उस पार्टिकल का, बहुत छोटा पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल का मतलब होता है बहुत छोटा पार्टिकल। और ये जो पार्टिकल था ना, इसका नाम वो दिए थे कॉर्पसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि जो न्यूटन्स बोले थे ना ऑप्टिक्स बुक में कि जिस टाइनी पार्टिकल के बारे में जिक्र किए थे, उस टाइनी पार्टिकल का क्या नाम था? कॉर्पसल्स। क्या नाम था? कॉर्पसल्स। ठीक है ना, नाम इंपॉर्टेंट है इसका। ये जो टाइनी पार्टिकल था उसका क्या नाम था? कॉर्पसल्स। और क्या बोले थे कि ये जो तुम्हारा कॉर्पसल्स है ना, अच्छा ये टाइनी पार्टिकल का मतलब समझ रहे हो? बॉल देखे हो ना, बॉल, तो बहुत छोटा छोटा बॉल, इस ढंग का, ऐसे ऐसे। इनके बोलने का मतलब यही था कि ये जो तुम्हारा टाइनी पार्टिकल है ना, तो टाइनी पार्टिकल का पूछेगा शेप कैसा था, तो बहुत छोटा छोटा स्फीयर बॉल जैसा। ठीक है ना, ये टाइनी पार्टिकल कैसा था? बॉल जैसा। और यही जो टाइनी पार्टिकल है उसको बोला गया था कॉर्पसल्स। क्या बोला गया था? कॉर्पसल्स बोला गया था। और ये जो तुम्हारा बॉल था ना, इसका नेचर कैसा था? तो इलास्टिक नेचर का था। कैसा नेचर का था? इलास्टिक नेचर। इलास्टिक समझते हो? इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई बॉल लो, ठीक है ना, तो जैसे देखो दो तरीका का बॉल लो। एक मान लो प्लास्टिक का बॉल लो, ठीक है, हार्ड प्लास्टिक का बॉल, ठीक है ना। और एक मतलब लो तुम, मतलब हार्ड नहीं, मतलब सॉफ्ट प्लास्टिक बोल सकते हो। वो स्माइल वाला देखे हो ना, ये वाला बॉल, ये वाला एगो बॉल आता है स्माइल का, पीला पीला, वो वाला बॉल लो। और एक तुम्हारा हार्ड प्लास्टिक का बॉल लो, और करना कुछ नहीं है, दोनों बॉल को ऐसे लेकर के छोड़ देना है। ठीक है ना। छोड़ने के बाद क्या मतलब कर पाओगे? देखो फिजिक्स पूरा इमेजिनेशन है, अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो फिजिक्स नहीं सीखोगे। ठीक है ना। तो अगर एक बॉल ये है तुम्हारा, ये स्माइल वाला, और एक है तुम्हारा ये वाला खतरनाक बॉल, ये वाला जो होता है ना, बिक्की 35 जिसको बोलते हैं, हम लोग तो समझ भी करते हैं ना बिक्की 35 क्या होता है और ये क्या होता है। बिक्की 35 होता है बहुत हार्ड बॉल होता है, और ये होता है तुम्हारा स्माइल वाला बॉल जो मतलब गाड़ी वगैरह में डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। वो दोनों बॉल हम लिए और बस ऐसे छोड़ दिए। छोड़ने के बाद क्या होगा? कौन ज़्यादा उछलेगा? कौन? ये वाला या ये वाला? बस हार्ड वाला ना ज़्यादा मतलब करेगा। जो हार्ड बॉल है प्लास्टिक वाला वो ज़्यादा जंप करेगा ना। अरे ये तो सॉफ्ट होता है ना, वो तो गिरेगा वहीं रह जाएगा। ठीक है ना। ये जो तुम्हारा ये है, ये ज़्यादा मतलब करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे ना कि इसका जो इलास्टिसिटी है ना, ये ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा जंप किया? तो इसके पीछे रीजन क्या है? इलास्टिसिटी इसका ज़्यादा है। इलास्टिक होने का मतलब ये होता है ना कि उसका एनर्जी लॉस नहीं होता। क्या होता है? उसका एनर्जी लॉस नहीं होता। तो ये जो टाइनी पार्टिकल के बारे में न्यूटन्स बोले थे ना कि ये बहुत रिजिड होता है। क्या होता है तुम्हारा? रिजिड, मतलब कठोर होता है। और तुम्हारा इलास्टिक होता है। इलास्टिक बोलने का मतलब ये कि मान लो कि बॉल है ना तुम्हारा, तो जितना एनर्जी से हम ऐसे उसको फेंकेंगे ना, तो टकराने के बाद उतना ही एनर्जी से वापस आएगा। तो बताओ, अगर मान लो इतना हाइट से हम कोई बॉल को गिराएंगे, अगर वो इलास्टिक है तो वापस इतना ही हाइट तक आएगा। क्लियर है ना। तो इलास्टिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? क्लियर है। तो ये तुम्हारा इलास्टिक होता है और कैसा होता है? रिजिड होता है। कौन? ये जो टाइनी पार्टिकल, जिसको क्या नाम दिए थे? कॉर्पसल्स दिए थे। क्या दिए थे नाम? कॉर्पसल्स दिए थे। इसको अगर इमेजिन करना चाहते हो तो ऐसे इमेजिन कर सकते हो, जैसे ये मान लो तुम्हारा टॉर्च है। अरे मान लो थोड़ा सा फिगर है गंदा, लेकिन ऐसे गंदा क्या है, आजकल तो मतलब फैशन का ज़माना है ना, मतलब हर किस्म का टॉर्च मिल जाएगा तुमको। ठीक है ना। तो ये मान लो टॉर्च है, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है? तुम्हारा लाइट निकल रहा है। तो टॉर्च को अगर हमको बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? यही तुम्हारा लुमिनस बॉडी है। क्या है? लुमिनस बॉडी है। लुमिनस बॉडी।
ये जो टॉर्च है इसी को ना लुमिनस बॉडी हम लोग बोलेंगे, और ये लाइट निकल रहा है, तो न्यूटन के अनुसार क्या बोले थे कि जो लाइट होता है ना तुम्हारा बहुत बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बना है, और ये जो तुम्हारा पार्टिकल है ना ऐसे मूव करता है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, और यही जो तुम्हारा टाइनी पार्टिकल है ना इसी का नाम था तुम्हारा कॉर्पसल्स। क्या नाम था? कॉर्पसल्स नाम था। ठीक है ना। इनका जो दूसरा स्टेटमेंट था वो दूसरा स्टेटमेंट में ये बोले कि जो तुम्हारा ये कॉर्पसल्स है ना, ये जो तुम्हारा टाइनी पार्टिकल है, या फिर सीधा बोल सकते हैं कि लाइट बना तो टाइनी पार्टिकल से है ना, तो ये सीधा ये बोले ना कि ये जो तुम्हारा टाइनी पार्टिकल है या फिर जो कॉर्पसल्स है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन में। तो जब वो कॉर्पसल्स स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो लाइट को भी तो स्ट्रेट लाइन में ही चलना पड़ेगा ना। तो इनके अनुसार क्या था कि जो तुम्हारा लाइट है ना, जो तुम्हारा लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे चलेगा? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने का मतलब देखो हम बनाए भी वैसे ही, जो तुम्हारा टाइनी पार्टिकल है सब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना। इसको चेक कैसे किया गया कि कोई तुम्हारा जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है? तो देखो जैसे हम यहाँ पे खड़ा हैं, ठीक है, उधर से मान लो लाइट आ रहा है, तो देखो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है। जैसे यही स्केच है, देखना यहाँ पे देखना, तो मतलब बन भी नहीं रहा चलो कोई बात नहीं। जैसे इतना तो समझे हो गया ना कि जैसे कोई इम्परेबल बॉडी, अपारदर्शी बॉडी अगर कोई है, उससे अगर कोई लाइट आकर के टकराता है, तो देखो लाइट अगर इम्परेबल बॉडी से आकर के टकराएगा ना तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनता है। शैडो बनने के पीछे रीजन क्या है कि जो तुम्हारा इम्परेबल बॉडी था ना वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है, या फिर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ पार्ट को ऑब्जर्व करेगा और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब ये कि जहाँ पे शैडो बन रहा है वहाँ पे लाइट नहीं आ पाएगा। तो इससे क्या समझ में आया हमको? इससे ये समझ में आया कि जो तुम्हारा लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। क्यों? वो उसका पीछे रीजन ये है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता तो ऐसे घूम करके आ जाता पीछे। क्लियर है ना? आगे चल के भी पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, लेकिन कॉर्पसल्स थ्योरी के अनुसार लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। क्लियर है ना बात? दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 8-9 क्लास का अगर बुक फिजिक्स का अगर अच्छे ढंग से स्टडी किए होगे तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट था। जैसे एक पाइप ले ले, तो पाइप तो सब देखे होगे ना, तो पाइप मान लो इस ढंग का कुछ है, ऐसे घुमा हुआ पाइप, जैसे ऐसे गया और फिर ऐसे घुमा हुआ पाइप है। अब यहाँ से अगर तुम टॉर्च जलाओगे ना या फिर लाइट दोगे तो इधर से लाइट नहीं निकलता। इसका मतलब क्या है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो वहाँ से घूम के आ जाता ना। अरे क्लियर है बात? ठीक है, तो समझ गए होंगे कि लाइट हमेशा किस चीज में ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तीसरा प्रॉपर्टी समझना, तीसरा जो कॉर्पसल्स थ्योरी का जो स्टेटमेंट था उसमें यह बोला गया ना कि लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो देखो यहाँ पे ये जो एजम्पशन था ना न्यूटन्स का, मतलब बहुत गलत था। वो क्या बोले थे ना कि जब कोई लाइट तुम्हारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गया है, ठीक है ना, या फिर उनको बस ये स्टेटमेंट सीधा ये समझो ना कि वो ये बोले गए थे कि जब तुम्हारा लाइट का जो वेलोसिटी होगा, लाइट का जो वेलोसिटी होगा, ठीक है ना, वो तुम्हारा डेंसर मीडियम में, कहाँ पे? डेंसर मीडियम में होना क्या चाहिए था? कम होना चाहिए था ना, लेकिन न्यूटन्स बोले थे कि डेंसर मीडियम में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और जो तुम्हारा रेयर मीडियम होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है? कम होता है। ये जंक्शन इनका गलत था, ठीक है ना। ये क्या बोले थे कि लाइट का जो तुम्हारा वेलोसिटी होगा वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा हो जाएगा और रेयर मीडियम में क्या होगा? कम होगा। तो ये बोलने के पीछे क्या बेवकूफ़ थे? बेवकूफ़ नहीं थे, इसके पीछे भी मतलब बहुत सारा लॉजिक लगाए थे। वो साउंड के जैसे बारे में सुने होंगे कि साउंड जो है ना तुम्हारा, वो तुम्हारा डेंसर मीडियम में, और अगर हम रेयर मीडियम का बात करें तो डेंसर मीडियम में मतलब ज़्यादा स्पीड में चलता है साउंड,
और रेयर मीडियम में क्या होता है तुम्हारा, कम स्पीड में चलता है। तो न्यूटन्स कुछ नहीं किए, उनको मतलब साउंड वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिए। क्या बोले कि डेंसर मीडियम में जो तुम्हारा लाइट है ना वो क्या चलेगा, मोर स्पीड से चलेगा, क्योंकि साउंड में तुम्हारा डेंसर मीडियम में साउंड क्या होता है, तेज चलता है। जैसे सुने होगा कि स्टील में जो साउंड है तुम्हारा सबसे तेज चलता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेंसर मीडियम में क्या बोले कि डेंसर मीडियम में साउंड मतलब जो तुम्हारा लाइट है वो ज़्यादा स्पीड से चलता है, और रेयर मीडियम में क्या करता है, कम स्पीड से चलता है। क्लियर है इतना बात। फिर इनका जो चौथा स्टेटमेंट था ना, उनसे ये पूछा गया कि ठीक है, जब ये बताइए कि जब ये जो तुम्हारा कॉर्पल्स थ्योरी के अनुसार जब लाइट तुम्हारा टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है, तो टाइनी पार्टिकल से जब मिलके बना है तो लाइट का तो एक ही कलर होना चाहिए। अरे सोचने वाला बात है कि अगर तुम एक पार्टिकल से मिलके बना है तो सबका तो कलर सेम होना चाहिए ना, तो इसका कलर अलग अलग कैसे हो गया, क्योंकि अभी पता है ना कि लाइट में तुम्हारा 7 कलर है, बेबग्योर का पूरा कलर है, वायलेट, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू सब है, ठीक है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन जब न्यूटन से पूछा गया तो वो क्या बोले ना कि ये जो तुम्हारा कॉर्पस्कल्स है ना, साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स, ये तुम्हारा डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब कि कोई बॉल छोटा होगा, कोई बॉल बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसके साइज में डिफरेंट होने के वजह से इसका कलर डिफरेंट हो जाता है। मतलब समझे क्या बोले हम, बस बोलना ये चाह रहे हैं ना कि जैसे न्यूटन्स का स्टेटमेंट ही था कॉर्पस्कल्स थ्योरी के अनुसार कि जो तुम्हारा लाइट होता है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है ना। सब साइंटिस्ट बोला कि ठीक है टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, मान लेते हैं, लेकिन जब पार्टिकल एक है तो कलर भी एक होना चाहिए ना, अलग अलग कलर क्यों आया। तो उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए न्यूटन्स ये बोले कि जो तुम्हारा ये हम कॉर्पस्कल्स का बात किए हैं ना, जो टाइनी पार्टिकल का हम बात किए हैं ना, वो टाइनी पार्टिकल क्या है ना तुम्हारा कि मतलब डिफरेंट साइज का है, और उसका साइज में वेरिएशन होने की वजह से कलर अलग अलग है, ठीक है ना। ये था तुम्हारा न्यूटन्स का कॉर्पस्कल्स थ्योरी। अब ये न्यूटन्स के कॉर्पस्कल्स थ्योरी के अनुसार हुआ क्या, तो ये तुम्हारा जो न्यूटन्स का जो कॉर्पस्कल्स थ्योरी था ना, उसके अनुसार न्यूटन्स जो थे वो कैपेबल हो गए किस चीज के लिए, तो ये तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिए। न्यूटन्स क्या किए कि ये जो तुम्हारा ये कॉर्पस्कल्स थ्योरी के अनुसार न्यूटन्स क्या किए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए। कैसे किए वो समझना। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पूछा गया कि ठीक है जब बताइए कि लाइट जब पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो करेगा, तो न्यूटन्स ये बोले ना कि जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है, ठीक है ना, तो न्यूटन्स का स्टेटमेंट क्या था कि जो ये जो तुम्हारा टाइनी पार्टिकल है ना वो एक इलास्टिक बॉल के जैसा है। कैसा है, इलास्टिक बॉल के जैसा है। तो बताओ अगर कोई दीवार पे तुम जितना एंगल से बॉल को मारोगे, जैसे मान लो कोई बॉल को हम ऐसे फेंके, ऐसे, तो टकराने के बाद ऐसे निकलेगा ना, यानी जितना एंगल पे हम उसको फेंकेंगे उतना ही एंगल पे निकलेगा, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हम लोग को पता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होना है। अगर किसी तरह ये बराबर हो गया तो काम हो जाएगा। तो न्यूटन वही बोले कि जैसे ये जो हम टाइनी बॉल का बात किए हैं ना, ये होता है इलास्टिक। कैसा होता है, इलास्टिक। इलास्टिक होने का मतलब कि जितना एनर्जी लेकर के इस सरफेस से टकरा रहा है ना, टकराने के बाद भी उतना ही एनर्जी से हो जाएगा। तो बताओ जितना ये बॉल जो है तुम्हारा जितना एनर्जी से टकराया उतना ही एनर्जी से वापस आएगा। तो होता क्या है, जितना एंगल से ये आया ना उतना ही एंगल से क्या हो गया तुम्हारा, रिफ्लेक्ट कर गया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया तुम्हारा, फॉलो कर गया ना। और जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे कि न्यूटन्स का जो कॉर्पस्कल्स थ्योरी है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया ना। सही बात है, अगर ये टाइनी बॉल अगर तुम्हारा इलास्टिक रहा तो जितना एनर्जी से जाएगा उतना ही एनर्जी से ना वापस आएगा। अरे क्लियर है बात। तो ये क्या था तुम्हारा, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। दूसरा है तुम्हारा कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में क्या किया, तो देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में ही फंस गए थे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जैसे तैसे देखो इनका जो
मतलब कद इतना बड़ा है ना कि जो बोल लेंगे वही मान लेगा सब, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के समय ये क्या बोल दिए है ना कि जैसे जब भी कोई जो तुम्हारा टाइनी पार्टिकल है, लाइट का जो टाइनी पार्टिकल है, जैसे ही एक मीडियम से दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है ना, तो ये मतलब अपना पथ से थोड़ा सा मूव करने का टेंडेंसी रखता है। तो हुआ क्या कि जैसे यहाँ से मान लो रे ऑफ लाइट आया, ये टाइनी पार्टिकल आया तुम्हारा, तो ये टाइनी पार्टिकल के बारे में न्यूटन ये बोले थे ना कि जैसे ही कोई दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगा ना, तो ये तुम्हारा क्या कर जाएगा कि मूव कर जाएगा अपना, जो इसका देखो रियल पथ इसका ऐसे जाने का है, लेकिन ये क्या कर जाएगा थोड़ा सा कभी इधर टेंड कर जाएगा, कभी इधर टेंड कर जाएगा। तो ये बोल के ही पार हो गया। क्या बोले कि जो तुम्हारा टाइनी पार्टिकल है जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में इंटर करेगा ना, तो अपना जो उसका रियल रास्ता है, रियल जो पथ है, उससे क्या हो जाएगा तुम्हारा थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब रिफ्रैक्ट हो जाएगा, मूव कर जाएगा वहाँ से, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इस प्रकार से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी क्या कर दिए अपना कॉर्पेसल्स थ्योरी के अनुसार एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार, सेव मत करना उसको, पॉज करो। लॉ इस प्रकार से क्या हुआ ना कि जो तुम्हारा न्यूटन का कॉर्पेसल्स थ्योरी था वो तुम्हारा दो चीज को तो एक्सप्लेन कर दिया, किसको, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या कर दिया, ये अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। लेकिन ये फंसा कहाँ पे, तो न्यूटन का जो तुम्हारा कॉर्पेसल्स थ्योरी था ना, वो तुम्हारा आगे चल के पढ़ोगे, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, और जो तुम्हारा पोलराइजेशन होता है, ये सबको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि जो तुम्हारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, उसको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों को न्यूटन्स का जो कॉर्पेसल्स थ्योरी है अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या किया तुम्हारा, मतलब कॉर्पेसल्स थ्योरी से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ये सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसको चूंकि आज टाइम ज़्यादा हो गया, इसीलिए ये जो बचा हुआ थ्योरी है तुम्हारा वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और क्वांटम थ्योरी, इसको हम आगे कल अच्छे ढंग से डील करेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करो इसको, और क्या, शेयर करो, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लियर है। अच्छा लगा होगा तब, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर है बात, ठीक है, ठीक है, सेव करो।